बच्चों, जैसा कि हम लोग कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क? व्हाट इज़ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ? और व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क नेसेसरी? ये कुछ इस बातों को हम ध्यान रख रहे हैं। इस वीडियो को हो सकता है काफ़ी क्वालिफाइड लोग देख रहे हों, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या CFA, IPA, CPA या MCOM, MBA, BCOM, BBA या UPSC गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हो सकते हैं। सभी लोगों को ध्यान में रख करके बड़ी ही इनिशियल स्टेज से हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए, हम सभी लोग विश्व में 750 करोड़ लोग रह रहे हैं और व्यवसाय ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सारे विश्व के लोगों को जोड़ के रखी हुई है। और व्यवसाय ही एक ऐसा बहाना है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारे से जुड़ी दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस का विकास हुआ, इसलिए बिजनेस फ्रेमवर्क का विकास हुआ। मनुष्य सभ्यता के विकास से बिजनेस फ्रेमवर्क का विकास जुड़ा हुआ है। लीगल का मतलब है कानूनी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा, राज्यसभा में, उच्च सदन, निम्न सदन जिसे कहते हैं, में बिल के माध्यम से अपनी बात इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके बाद बात इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बिल पास हो जाता है। तो पास हो जाता है राष्ट्रपति महोदय माननीय के हस्ताक्षर करने के बाद, तो ये लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, ऐसा माना जाता है। कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क मतलब कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ है जिसका पालन भारत में समस्त नागरिकों को करना अनिवार्य होता है। ये सभी पे समान रूप से लागू होता है। व्यवसाय में समान रूप से लागू होने वाले जो कानून हैं, उन कानूनों को, उन नियमों को, उन लॉज को बिजनेस लॉ कहा जाता है। व्यवसाय करने के कई प्रकार के तरीके हैं। एकल व्यापारी, पार्टनरशिप और उसके बाद कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिल करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अगर उनके बीच में लिखित या अलिखित संविदा है तो यह पार्टनरशिप फर्म होती है, जहाँ पे पार्टनरशिप अधिनियम लागू होता है। कंपनी अधिनियम, भारत में कंपनी अधिनियम की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में, उसमें यह बताया गया है कि भारत में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी से आशय उस संस्था से है जो इस अधिनियम के पूर्व में लागू अधिनियम के द्वारा पंजीकृत है या कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है। आपको बता दें, भारत में कई सारी मिनिस्ट्रियां हैं, कई सारी स्टेट मिनिस्ट्रियां हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, कंपनी कार्य मंत्रालय केवल केंद्र सरकार में ही है, एक ही है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। www.mca.gov.in की वेबसाइट में जाकर के हम कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कंपनी की आवश्यकता क्यों हुई? जब हमें किसी काम को बड़े पैमाने में करना है। सपोज एकल व्यापारी मुझे एक रूप में करना है, पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से अधिक 25, 15, 20 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अब उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कैसे व्यवसाय करें, कैसे चीज़ें हैंडल करें। उसमें 20,000 लोग को एम्प्लॉयमेंट देना है और जिसमें कि कई सारे सब्सिडरी एक्ट्स भी कंपाइल होने चाहिए।
तो इस परिस्थिति में कंपनी के रूप में अगर व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसीलिए भारत में कंपनी अधिनियम 1956 को सिलेबस में लाया गया है। हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से कंपनियों से जुड़े हुए हैं। मोबाइल, जियो। अब हम अगर हम बात करें जियो, तो जियो इज़ अ ब्रांड या प्रोडक्ट नेम। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम। हमें जब कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क हम पढ़ें तो हमें कंपनी के लीगल एंटिटी के नेम पे जाना है। रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, हमें कंपनी पे जाना है। जैसे एयरटेल, एयरटेल इज़ अ ब्रांड। हमको कहाँ जाना है? अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज़ अ कंपनी। www.nca.gov.in एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको किसी भी कंपनी की इंटरनल डिटेल मिल सकती है। इंटरनल इंट्रोडक्टरी डिटेल प्राइमरी लेवल की। मास्टर कंपनी मास्टर डाटा आप गूगल में डालेंगे, MCA मास्टर डाटा, वहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, उससे मिलते जुलते सारे नामों की कंपनियों की लिस्ट नीचे आ जाएगी। आपको कैप्चा कोड डालना है और इसके बाद आप देखेंगे कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का एथोराइज कैपिटल, कंपनी के सिग्नेचरीज, डायरेक्टर्स, कंपनी का ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, कंपनी एक्टिव है कि नहीं है। एक्टिव का मतलब भारत में हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, कंपनी को ऑडिट कंपलसरी है, कंपनी को पैन कार्ड होना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। इस प्रकार से अगर कोई कंपनी ये कंपलसरी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करती है तो कुछ समय बाद कंपनी का स्टेटस डीएक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट का मतलब एक्टिव का स्टेटस एक्टिव है, इसका मतलब है कंपनी वर्तमान में चल रही है और अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में अपडेट कर रही है। यहाँ पे एक शब्द आता है ROC, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। भारत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिसेस कई जगह खोले गए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इसका ऑफिस है। एक्चुअली भारत सरकार का कंपनी मामलों का मंत्रालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है, प्राधिकृत एंटिटी है जो कि पंजीकरण की सेवा देती है। कंपनी का पंजीयन केवल कंपनी मामलों के मंत्रालय में ही ROC के माध्यम से होता है। ये डायरेक्ट www.mc.gov.in में साइन अप करके कंपनी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट के माध्यम से ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें अगर, तो कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना 2014 के पहले कंपलसरी था। ये जो 2 व्यक्ति हैं ये निदेशक के रूप में इनरोल हो सकते हैं, जिनको अपन डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। कंपनी के पास कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जब मिलता है तो उसको उस सर्टिफिकेट को कंपनी का पंजीकरण दस्तावेज कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी इन विच सर्टिफिकेट द सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज शोइंग। अभी अपन ने ये पढ़ा कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कौन कौन से नियम चलाते हैं, इस चीज के अध्ययन को अपन कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क कहते हैं। व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क इन बिजनेस? लीगल फ्रेमवर्क इन बिजनेस, भारत में कई सारे प्रकार के तरीके हैं व्यापार को करने के लिए, है ना। जैसे पार्टनरशिप के रूप में हम लीगली कंपनी को अपनी संस्था को चला सकते हैं, एकल व्यापारी के रूप में संस्था को चला सकते हैं, उसमें कंपनी को भी हम नियम के तहत चला सकते हैं। तो वो जो हम चलाते हैं कंपनी को नियमों के तहत, तो वो लीगल बिजनेस फ्रेमवर्क कहलाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉर्पोरेट लॉ? अगर अलग कॉर्पोरेट लॉ नहीं होगा, कंपनी लॉ नहीं होगा, तो सारे लोग, भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है, विश्व में 750 करोड़ की जनसंख्या है। आज एप्पल इनकॉर्पोरेशन, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, गूगल इनकॉर्पोरेशन, अमेरिका में इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड।
वहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड में पीटीई एलटीडी या पीटीई या कॉरपोरेशन बोला जाता है। हमें ये ध्यान में देना रखना है इस बात को कि कॉरपोरेट लॉ अगर अलग अलग होगा, क्षेत्रीय आधार पर होगा, तो चीज़ों को ग्लोबलाइज तरीके से करने का जो मुहिम है वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कॉरपोरेट लॉ बनाएगा जो एक यूनिफाइड तरीके से समान रूप से सारे व्यवसायियों को, अगर वो कंपनी के रूप में व्यवसाय कहते हैं तो इन ही तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करके, तौर तरीकों को फॉलो करके काम को करना पड़ेगा। इसलिए लीगल फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क को विश्व में, भारत में इंस्टॉल किया गया, लागू किया गया, प्रचारित प्रसारित किया गया और अनुपालन किया गया। व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क नेसेसरी? अभी अपन ने इस बारे में चर्चा की है कि इसकी ज़रूरत क्या है। अभी अपन देखते हैं डायरेक्टर। कंपनी में कई प्रकार के डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। डायरेक्टर विदाउट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भारत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को डायरेक्टर क्लेम नहीं कर सकता, है ना। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन की फीस 500 से 1000 रुपये है, जिसके लिए DIR 1 to DIR 12 ई फॉर्म बना हुआ है। ई फॉर्म बना हुआ है जो कि www.mca.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कंपनी के लिए CIN नंबर होना आवश्यक है। CIN, जिसको अपन कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। अभी अपन चर्चा कर रहे थे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की, जिसकी फीस अभी बताया 500 से 1000 रुपये होती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वही कंपनी में अप्लाई कर सकता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। अब अपन देखते हैं कंपनी में डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, जो कि डायरेक्टर हो या ना हो यह कंपलसरी नहीं है। CFO, जिसको अपन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। CTO, चीफ ट्रेजरी। उसको अपन चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बोलते हैं। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO CFO का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल ऑफिसर। इनका डायरेक्टर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक हो भी सकता है। ये कंपनी के चेयरमैन के ऊपर
निर्धारित होता है। कंपनी के सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के सबसे टॉप में बैठने वाली एंटिटी होती है। उसके बाद कंपनी में डायरेक्टर दूसरी अथॉरिटी होती है। डायरेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर आपने देखा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर कई सारे पद लोग आजकल कंपनियों में वर्तमान में क्या चल रहा है कि सीईओ एंड एमडी, सीईओ एमडी एंड चेयरमैन दो दो तीन तीन पद संभाल लेते हैं एक साथ। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के वर्किंग पीरियड में, ऑफिस टाइम में प्रेजेंट रहना जिनका ज़रूरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जिनका कंपनी के बिजनेस करने के समय में, नॉर्मल बिजनेस आवर में, ऑफिस टाइम में जिनका प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस टाइम में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। अपन एक वीडियो सेपरेट इंस्टॉल करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चैप्टर पे चर्चा होगी। ये डायरेक्टर का एक स्ट्रक्चर है जो कि जाना जाता है BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से, जिसमें कंपनी के सारे डायरेक्टर्स इनरोल होते हैं। जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन कंपनी का चेयरमैन होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी का चेयरमैन होता है, सारे बोर्ड मेंबर्स डायरेक्टर होते हैं, और बीच में एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग चेयरमैन बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। एक डायरेक्टर बनने के लिए जो आवश्यकता कंपनी अधिनियम में बताई गई है, ये आवश्यकता यानी योग्यता, डायरेक्टर बनने की क्या योग्यताएं हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। भारत में डायरेक्टर बनने की योग्यताएं, नंबर 1, व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब वह पागल घोषित नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग स्वस्थ हो, सामान्य परिस्थितियों में उसका दिमाग हो, जिस समय वो डायरेक्टर का कार्य कर रहा है या जिस समय उसका डायरेक्टर बनने का निर्णय लिया है, यह मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो परमानेंटली। दूसरा क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर, भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉट डिबार्ड सच पर्सन। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उस व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए, किसी भी अनुबंध को करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तीसरा क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, तीसरी क्या योग्यता है एक डायरेक्टर की, कि वह भारत के किसी भी सक्षम न्यायालय या प्राधिकृत शासन की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा उस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो और वह 18 साल से बड़ा हो। ये योग्यताएं हैं कंपनी के चेयरमैन बनने की, और यही योग्यताएं हैं कंपनी के डायरेक्टर बनने की। हाँ, इन सारे पदों में ये जो पद ऊपर दिए गए हैं,
जो अंडरलाइन स्क्रीन पे हो रहा है, इन सारे पदों में क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि वो 8वीं 10वीं 12वीं यूजी पीजी बीकॉम एमबीए बीबीए डॉक्टरेट पीएचडी कुछ किया हो, ये ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है एक्सेप्ट कंपनी सेक्रेटरी के। कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कंपनी मामलों का जो मंत्रालय है उसने यह बोला है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में और सारे अमेंडमेंट्स एक्ट में कि भारतीय कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम इंडियन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के तहत सेटअप बाय एन एक्ट पार्लियामेंट संसद के प्राधिकरण द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंपनी सचिव संस्थान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सचिव की योग्यता प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही किसी कंपनी के कंपनी सचिव बन सकते हैं। सीईओ सीएफओ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर अनुभव और कार्य के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। प्रायः बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बनने के लिए एमबीए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। फाइनेंशियल ऑफिसर एमबीए फाइनेंस या सीएफए या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी पढ़ाइयाँ कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी पढ़ाइयाँ किया जा सकता है। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर सर्टिफाइड ट्रेजरी ऑफिसर सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल करके अभी अभी इसी दशक में भारत में एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बनाता है। अभी हम यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है पहले प्रकार की। दूसरे प्रकार की कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और भारत में दो ही प्रकार की कंपनियां होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वह कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, नहीं हो सकती। वह कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र लिया है प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने की योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ऐसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टेड कराती है स्टॉक एक्सचेंज में और इसके बाद कंपनी के शेयर बाजार में खरीदे बेचे जाते हैं। ऐसी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे एक पीएसयू होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसका मतलब है भारत शासन के द्वारा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित जो कंपनियां होती हैं उनको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती हैं, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है ना। पीएसयू, इनको सीपीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी को सीपीएसयू बोला जाता है। एसपीएसयू स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों को स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2014 में यह बताया गया है कि ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के द्वारा भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में व्यवसाय किया जा सकता है। भारत में 2014 के पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की जो मिनिमम योग्यता थी कि 2 डायरेक्टर 2 सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति कंपनी के रूप में अपने आप संस्था को पंजीकृत नहीं करा सकता था। 2014 के बाद
2014, thereafter, all the willing person solemnly want to do the business as a corporate entity can do so by registering him itself as a one person company. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का होना आवश्यक है। यहाँ पे कंपनी के 2 प्रकार हैं। एक तीसरा प्रकार आपने देखा कि 1 पर्सन कंपनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आती है और अपने शेयर लिस्टेड करा सकती है या नहीं, इसमें ओपीसी के बारे में जब अपन सेपरेट स्टडी करेंगे तो ध्यान देंगे। हालांकि सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिलेबस में है डीपली। तो कंपनी के प्रकार में कंपनी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वैसे देखा जाए तो कंपनी के प्रकार अलग अलग, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, मतलब जो कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। भारत की डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, इसको अपन डोमेस्टिक कंपनी भी बोल सकते हैं। और डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी। फेसबुक जैसे फेसबुक इज द ब्रांड नेम, मैंने आपको बताया ना, INC, इट इज द नेम ऑफ द कंपनी। गूगल, INC का फुल फॉर्म होता है INC इनकॉर्पोरेशन। डोमेस्टिक कंपनी का है एग्जाम्पल BHARTI AIRTEL लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द नहीं लिख सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड ही लिखना पड़ेगा, ठीक। कंपनी के प्रकार में अगर देखा जाए, एक शब्द होता है MNC, जिसका फुल फॉर्म होता है MULTI, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में काम कर रही है उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता। कंपनी अधिनियम 1956 इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी के बारे में चर्चा करता है। अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो फेसबुक भारत में कोई भी कार्य को संचालित नहीं कर सकती जब तक फेसबुक भारत में रजिस्टर्ड ना हो। फेसबुक अमेरिका के कैलिफोर्निया, गूगल फेसबुक अमेरिका के कैलिफोर्निया को बिलोंग करती है। इनका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में ही है। इनको भारत में अपनी व्यावसायिक सेवा देने के लिए भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय के समक्ष जाकर के कंपनी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया इन्होंने, जिसका लाइसेंस उन्होंने, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया, यह बोल करके कि हम विदेशी कंपनी हैं, ये डोमेस्टिक कंपनी नहीं हो सकती क्योंकि विदेश से आई हुई है ना। इसी प्रकार अगर हमारे देश की कोई कंपनी है, जैसे टाटा स्टील लंदन में काम कर रही है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के तहत, लंदन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नियमों के तहत, लंदन कंपनी कोड के तहत उन्होंने हम ना यूके में कंपनी कोड, यूके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के तहत उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया होगा, तब टाटा स्टील लंदन में कार्य कर रही है। अब आते हैं कंपनी को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं कंपनी के बाईलॉज।
ये होते हैं दो प्रमुख दस्तावेज हैं कंपनी के बायलॉज के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के दो दस्तावेज हैं जिनको अपन पार्षद सीमा अधिनियम, पार्षद अंतर नियम के नाम से जानते हैं। पार्षद अंतर नियम कंपनी के अंदर के नियम होते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी एक संस्था हो गई, इससे संबंधित जो भी नियम है जो कंपनी के बाहर के लोगों और कंपनी के बीच के रिश्तों को संचालित करने से संबंधित तथ्यों के बारे में बनाए गए हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कंपनी अधिनियम 1956 और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट ने साफ साफ बोला है कि आप हमारी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट्स चेक करते रहिए। हर साल कंपनी में कंपनी एक्ट में कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं और हम जो पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअली उसमें हो सकता है कि थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। तो यह कंटिन्यूसली अपडेट करने वाला नॉलेज है। ये दो दस्तावेज कंपनी अधिनियम में दिए गए मूल दस्तावेज हैं जिनका कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय तैयार होना आवश्यक है और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की वेबसाइट में अपलोड होना भी आवश्यक है, तभी सिन नंबर मिलता है, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन both are compulsory to be prepared by a company proposed company going to be registered with the Ministry of Company Affairs, Government of India, Delhi। दो और दस्तावेज हैं जिनका की उल्लेख एक्ट में नहीं है लेकिन हम बताना चाह रहे हैं, जो कि होता है CODE कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी के अंदर की आचार संहिता। दूसरा कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी के अंदर की जो रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजी नहीं, रणनीतियां नहीं, एथिक्स, उसके जो वैचारिक नींव की जो शक्तियां हैं, धारणा अवधारणा है, ये कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बाद आते हैं लीगल फ्रेमवर्क। किसी भी कंपनी अधिनियम 1956 के कुछ तथ्यों पर चर्चा करें। जब कभी भी किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, मतलब कंपनी को खोला जाता है, शुरुआत होती है व्यापार की, तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र लिया जाता है। कोई भी अधिनियम जब बनाया जाता है तो उस अधिनियम में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बातों का उल्लेख होता है। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ऑपरेटिव, मतलब कंपनी बनाना, कंपनी बंद करना, बीच में कंपनी चलाना, ये तीन बातें हैं। दो बातें महत्वपूर्ण कौन सी हुई? कंपनी खोलना और कंपनी बंद करना। बीच की एक बात तीसरी क्या है? कंपनी चलाना। तो कंपनी खोलना मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन, कंपनी बंद करना वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी को वाइंड अप करना, स्ट्राइक ऑफ करना, बंद करना, और ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को चलाना। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी को बंद करना, मतलब
वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी को बंद करना। यह दो प्रकार से होता है, एक कंपलसरी, दूसरा स्वैच्छिक। कंपलसरी बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हमको कंपनी को बंद ही करना है और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वॉलंटरी वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी को हम अपनी इच्छा से बंद कर रहे हैं, अभी चाहे हमारी इच्छा बदल जाए तो हम इसको बाद में बंद करेंगे या कभी नहीं बंद करेंगे। कंपलसरी वाइंडिंग अप दो प्रकार से होता है, बाय कोर्ट, भारत सरकार बाय कोर्ट मतलब कंपनी कोई गलत काम कर रही थी, गैर कानूनी काम कर रही थी, कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने बोला कि इसको कंपल्सरली बंद कर दो, वाइंड अप कर दो। ये कंपनी दिवालिया हो गई, दिवालिया होने की वजह से कंपनी बैंकरप्सी कोड के तहत पंजीकृत हुई और बैंकरप्सी कोड ने लिक्विडेटर अपॉइंट करके कंपनी को बंद कर दिया। एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ लॉ मतलब हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के समय ही यह निर्णय ले लिया था कि अगर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम कंपनी को बंद कर देंगे, और हमने खुद ही एक कानून बना रखा था। खुद ही कानून कहाँ बना रखा है? आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, दीज आर द टू बेसिक डॉक्यूमेंट। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में हमने खुद ही नियम बना रखा है अपना कि हम कंपनी को इस काम हो जाने के बाद बंद कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है कंपल्सरी वाइंडिंग। वॉलंटरली वाइंडिंग हमारी इच्छा नहीं है, घाटा हो रहा है, इच्छा नहीं है, हमने बंद करने की कोशिश की, लॉस हो रहा है, नहीं चला सकते हैं, तो इससे पहले कि लॉस और बढ़े हम बंद करना चाहते हैं, या कोई और कारण है, एटसेट्रा। अभी हमने इस चैप्टर को भी पढ़ लिया प्राइमरी लेवल पे। डीप में हम और लेक्चर्स डिलीवर करेंगे सीरीज में। ये कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब अपन आते हैं शेयर ट्रेडिंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर पब्लिक में खरीद और बेच नहीं सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर बाजार में बेच सकती है, लोग खरीद सकते हैं। इसके लिए कंपनी को अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना होता है। उसके बाद कंपनी को अपनी कंपनी का जो शेयर लॉन्च कर रही है उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रॉस्पेक्टस टू IPO ASSIGNMENT, जिसको प्रॉस्पेक्टस टू IPO असाइनमेंट बोला जाता है। यहाँ IPO असाइनमेंट क्या होता है? IPO का मतलब होता है INITIAL इनिशियल, PUBLIC पब्लिक, OFFER। ये सब कब होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
की परमिशन के बाद ही होता है। सेबी की जो वेबसाइट है www.sebi.gov.in है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है www। हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि वो कंपनी ही बाजार में शेयर बेच सकती है जो अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया हो। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया हो। स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन BSE बोलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन NSE बोलते हैं, है ना। हम लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को सेपरेट चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कौन सा नियम है। LODR LISTING, लिस्टिंग लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। LODR का फुल फॉर्म होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो पहले जाना जाता था सेबी क्लास 49 के रूप में, 2015-17 के पहले इसको सेबी क्लास 49 के रूप में जाना जाता था, जो कि अब LODR के रूप में जाना जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको एक बार रिवाइज करते हैं क्या अपन ने पढ़ा। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, इसकी आवश्यकता के बारे में हमने देखा। लीगल फ्रेमवर्क बिजनेस का कैसे होता है, हमने उसके बारे में जाना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ क्यों होना चाहिए, हमने ये जाना। व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क नेसेसरी, इसकी उपयोगिता के बारे में जाना। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर की आवश्यकता होती है और डायरेक्टर के पास डिन नंबर होता है, जिसकी फीस के बारे में जाना। उसके फॉर्म के बारे में जाना, DIR 1 से लेकर के DIR 12, ये ई फॉर्म है जो कि MCA के पोर्टल में mca.gov.in के पोर्टल में उपलब्ध है। इसके बाद हमने देखा कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है उसको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। कंपनी के अंदर जो प्रमुख अधिकारी होता है उसका मालिक होता है, प्रमोटर होता है, जिसको कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है या अपने आप को खुद अपॉइंट करता है। वो कंपनी का चेयरमैन होता है, उसके नीचे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, जिसके चेयरमैन को कंपनी के चेयरमैन बोला जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का प्रमुख डायरेक्टर होता है जो कि सारी चीज़ें मैनेज करता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के बिजनेस आवर्स में कंपनी के काम करने वाले जो सामान्य जो समय है उसमें उनका आना आवश्यक है। नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो होते हैं जिनका कंपनी के नॉर्मल बिजनेस आवर्स में एग्जीक्यूटिवली अटेंड करना आवश्यक नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बारे में हम सेपरेट अलग से अध्ययन करेंगे वीडियो में। फिलहाल जितने भी अभी चीज़ों का अपन ने नाम लिया, यहाँ पे किसी भी क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक, किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक नहीं है।
है ना, एक्सेप्ट जो हमने चर्चा की थी कि साउंड माइंड होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, कानून द्वारा किसी भी अनुबंध को करने के लिए अयोग्य गुना घोषित किया हुआ, ऐसे ही कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए योग्यता का होना जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी से संस्थान से व्यवसायिक जो अध्ययन है, जो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसको पास होगा जो व्यक्ति, वही कंपनी का सचिव बन सकता है। सीईओ, सीएफओ, सीटीओ के बारे में हमने जाना। प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी पब्लिक लिमिटेड और पीएसयू, सीपीएसयू, स्टेट पीएसयू के बारे में जाना। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के बारे में जाना। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जाना। बाईलॉज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जाना। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जाना। कंपनी को बंद करने के बारे में जाना। 2 प्रकार से बंद होती है, एक स्वैच्छिक और एक कंपलसरी, है ना। और इसके बाद हमने शेयर की ट्रेडिंग, खरीदने और बेचने से संबंधित जो नियम है भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना। सेबी क्लास 49 के बारे में जाना, जिसको आप वर्तमान में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोला जाता है। प्रॉस्पेक्टस के बारे में जाना। प्रॉस्पेक्टस वो दस्तावेज होता है जिसमें आईपीओ से संबंधित, प्रॉस्पेक्टस टू आईपीओ असाइनमेंट, आईपीओ असाइनमेंट संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं, जिससे कंपनी के चेयरमैन का जो रिक्वेस्ट है, उसका जो मैसेज है आईपीओ असाइनमेंट के लिए प्रपोज्ड स्टेक होल्डर्स का, और कंपनी के ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जाना और इनकी वेबसाइट के बारे में जाना। हम आगे फिर मिलेंगे वीडियो में। आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करने को इसी चैनल को, और अपनी अटेंडेंस को, अपने क्वेश्चन आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझे बताइए। डॉक्टर विनय कुमार वर्मा,